वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th की बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर को हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल्ड में समझते हुए अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि आखिर लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो अगर हम लोग लाइफ प्रोसेस की बात करें तो ऐसे सभी बेसिक फंक्शंस और ऐसी सभी बेसिक एक्टिविटीज जिनसे इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो जिंदा रह सकें, वो सारी एक्टिविटीज हमारी क्या कहलाती हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। अब यहां से आप लोग जो है इस फ्लो चार्ट को देखें तो लाइफ प्रोसेस क्या है। एक्चुअल में ऐसे सभी बेसिक फंक्शंस जिनको हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं और अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, मींस उनको परफॉर्म करने के बाद वो जिंदा रह पाते हैं, तो वो सारे के सारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग जो है जर्नली न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे और एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। तो इन सब पार्ट्स को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। भाई बेसिक रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी, और ये एनर्जी हमें कहां से मिलेगी, ये एनर्जी हमें फूड से मिलेगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमें फूड से मिलेगी। तो फूड क्या है, फूड एक तरीके का फ्यूल है जो क्या कर रहा है, हमारी जो भी फंक्शंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम लोग जो है अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं और फिर इस फूड को ऑब्टेन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं। कहां कहां पे यूटिलाइज करेंगे, तो अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेंगे। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होगी, ठीक है, वो इस फूड की वजह से होगी, तो वहां पे यूटिलाइज करेंगे। एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेंगे, टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए भी हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे, और जो भी वेरियस फंक्शंस हमारी बॉडी को परफॉर्म करने होंगे वो सारे के सारे हम लोग कहां से करेंगे, वो हम लोग इस न्यूट्रिशन की वजह से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और फूड को ऑब्टेन करने के बाद इस फूड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कहां कहां पर, ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए और भी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। अब ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो अब हम लोगों को क्या समझना है कि आखिर ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, ऐसे सभी सब्सटेंस जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम लोग इनटेक करते हैं और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ऑल दो सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड यूज्ड बाय अस। ऐसे सभी सब्सटेंस जिनको हम लोग यूज करते हैं और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये हमारे फैट और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, ये हमारे विटामिन और मिनरल्स भी हो सकते हैं और ये हमारे प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग जो है न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग देखें
तो हम लोग जो है न्यूट्रिएंट्स को उनके अमाउंट ऑफ इनटेक पे, मींस जितनी क्वांटिटी में हम लोग उसको लेते हैं, टेक करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जो है न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जनरली जो है न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जैसा कि आपको जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ह्यूज क्वांटिटी में इनटेक करेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आपके क्या हो जाएंगे? फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इसी तरीके से अगर हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं बहुत ही लेस क्वांटिटी में टेक करते हैं, जैसे कि आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूट्रिएंट्स को हम लोग जो है इनके अमाउंट के बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है आपके न्यूट्रिएंट्स को आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 और कैटेगरी में स्पेसिफाई किया गया। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको बता दूं, उन्होंने फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को आपके एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में डाल दिया। मतलब ये जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपके क्या हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है आपका, ये आपका बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट में डाला हूं मैं। तो प्रोटीन आपका क्या है? ये आपका बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। और लास्ट में आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स बचे। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स को इन्होंने ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयरिंग न्यूट्रिएंट्स में डाल दिया। तो आप लोग क्या कह सकते हो कि यहां से जो है आप लोगों ने 3 और तरीके से न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई कर लिया। जैसे कि जो आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट है ये आपका एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन आपका जो है ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं ये आपके ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयरिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, इन सारे नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? फूड को ऑब्टेन कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके जिनसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड को इनटेक करते हैं, या वो वेरियस मेथड्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड को खाते हैं, या उनके जो खाने का तरीका होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको एक एग्जांपल से देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि काऊ क्या करती है? काऊ च्यू करती है, वो अपने फूड को च्यू करके खाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अपने फूड को क्या करते हैं? सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये फूड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो, काऊ एक अपने तरीके से खाने को खा रही है भाई, जो उसको फूड मिला वो च्यू करके खा रही है, तो उसका अपना एक तरीका है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इनको फूड मिला, इनका अपना तरीका है खाने का। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं भाई? अगर उनको खाना मिलता है तो वो हाथ से तोड़ते हैं। ठीक है, वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं, उनके पास हैंड्स हैं, वो हाथ से तोड़ते हैं, वो अपने तरीके से खाने को खाते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो डिफरेंट मेथड्स जिससे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड को इनटेक करें, वो हमारा क्या कहलाता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो अब हम लोग जो है ये देखते हैं कि जो हमारा न्यूट्रिशन है ये कितने तरीके का होता है, इसके कितने मोड्स होते हैं। तो जनरली इसके 2 मोड होते हैं। पहला हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है
और दूसरा हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो अगर हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस आती है और कीमोसिंथेसिस आती है। तो कीमोसिंथेसिस जो है ये एक्चुअल में जो है आपके क्लास 11th की बायोलॉजी में होगी। इसको हम लोगों को डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में ये बहुत डिटेल्ड में नहीं गिवन है, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको जो है इसके कुछ टर्म्स बता दूंगा। और आपका जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसको ऑटोट्रॉप शो करते हैं। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले इनके बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आपका क्या आता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कौन शो करता है, तो ये हमारे हेटरोट्रॉप शो करते हैं। तो अब हम लोग जो है एक एक करके बड़े डिटेल से जो है हर चीज को समझेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं तो जिस तरीके से वो खाने को इनटेक करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा, है ना भाई। वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन को टेक कर रहे हैं। तो जो न्यूट्रिशन को टेक करने का तरीका है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो उसको समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ऐसे सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, ऐसे सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जो खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होता है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसे सभी मटेरियल्स जो हम लोगों को नॉन लिविंग रिसोर्सेस से मिल रहे हो, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिक मटेरियल से जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्रिपेयर करता है तो वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉप कहलाता है। और जिस तरीके से ये फूड को इनटेक करते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इनके जो खाने का तरीका होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब यहां पे आप लोग एक चीज को और समझ लीजिए कि ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं ये आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना। ये आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो अगर आप लोगों से पूछे कोई कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है तो आप लोग बोल सकते हो कि सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से ही फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और इवन हम लोग जो है उस फूड को यूज भी करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग समझ गए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो जनरली हमारे जो ऑटोट्रॉप्स हैं ये दो तरीके से, ये दो मेथड से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो जब हमारे ऑटोट्रॉप्स लाइट का यूज करके, जब हमारे ऑटोट्रॉप्स लाइट का यूज करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो क्लास 10th में हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस को बड़े डिटेल में समझेंगे और यहां से 100% कंफर्म है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑटोट्रॉप्स जो लाइट का यूज करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं वो हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और जिस प्रोसेस का वो यूज करते हैं वो प्रोसेस हमारी फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। अगर हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे प्लांट्स होंगे और प्रोटिस्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड मेथड है दैट इज कीमोसिंथेसिस। तो ऐसे ऑटोट्रॉप्स जो केमिकल्स का यूज करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और जिस प्रोसेस को वो यूज करते हैं वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कीमोसिंथेसिस कहलाती है।
अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैक्टीरिया और आप लोग आयरन बैक्टीरिया भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो कीमोसिंथेसिस वाला पोर्शन है ये आपका क्लास 11th में आता है, ये बहुत कम है आपके क्लास 10th में। तो मैंने आप लोगों को जितना आपके टॉपिक में था उतना आपको बता दिया। अब हम लोग जो है इस फोटोसिंथेसिस को डिटेल्ड में समझेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इसकी रिएक्शन क्या होती है, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं। और किसकी हेल्प से फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो देखिए हमारे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ये अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहां पर ऑक्सीजन जो है हमारा एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, यहां पर ऑक्सीजन गैस जो है हमारी एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो अब हम लोग जो है इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो हम लोग 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये क्या बनाता है, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। और यही क्या होता है, यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड होता है, यही हमारा क्या होता है, फूड होता है। और यहां पर ऑक्सीजन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट हमारी रिलीज हो जाती है। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन होती है और ये हमारी क्या थी, फोटोसिंथेसिस थी। अब आप लोगों के मन में एक पॉइंट आ रहा होगा कि सर क्लोरोफिल क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल है ये आपके ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। और ये क्लोरोफिल कहां पे पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे प्लांट्स जो हैं फूड को प्रिपेयर करें इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि आखिर क्यों ये जो फोटोसिंथेसिस है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो है फूड को प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स द फूड। मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने रिएक्शन देखी थी कि ये क्या कर रही है, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड को प्रोवाइड कर रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारी फूड चेन में। तो यही जो है बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस इनका ये होता है। अगर हम लोग इनके दूसरे सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, CO2 को एब्सॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है भाई, ये पोल्यूशन से बचा रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड एडवांटेज हो गया या सेकेंड सिग्निफिकेंस हो गया इस प्रोसेस का। थर्ड क्या है कि अब क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं भाई, प्लांट्स खाना बनाते हैं तो अपने लिए भी तो बनाते हैं। तो जब ये खाना अपने लिए बना रहे हैं तो ये अपनी खुद की भी तो ग्रोथ कर रहे हैं, खुद का भी तो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको पता है कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा और खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे। सही बात है।
तो ये इसका थर्ड सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम लोग जो है अपने लास्ट पॉइंट को देखते हैं कि जितने भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हमारे प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करती है, या आप लोग बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो प्रोड्यूसर्स खाना नहीं बनाएंगे, अगर वो खाना नहीं बनाएंगे तो कंज्यूमर्स फिर किसे खाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज इसेंशियल रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनका यूज करके हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। अब जैसे आप लोग देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा था, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज हो रहा था। तो देखिए सबसे पहला रॉ मटेरियल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमारा क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और साथ ही साथ क्लोरोफिल और सनलाइट का भी यूज हो रहा था। तो ये चारों आपके क्या हो जाएंगे, ये चारों जो है आपके रॉ मटेरियल्स होंगे। अगर इनमें से एक भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा तो उस कंडीशन पे हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग जो है बारी बारी से ये समझेंगे कि आखिर कौन से रॉ मटेरियल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। भाई ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, और किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज स्टोमेटा। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा जो है ये हमारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, हमारी लीफ की अपर सरफेस पे जो छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। और अगर हम लोग जो है इस स्टोमेटा की फंक्शनिंग की बात करें तो हमारा जो स्टोमेटा होता है यहां से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। मींस प्लांट्स जो है CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। तो अब हम लोग जो है इस स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे जो आपके आउटर सेल्स, ये जो आउटर लेयर प्रेजेंट है, ये जो सेल्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी सेल्स। इनको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, साथ में यहाँ पे ये जो आपका स्टोमेटा है इसके आसपास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स बोला जाता है। और यही गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। तो आप लोगों से हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं इनका काम क्या होता है। तो अगर हम लोग गार्ड सेल्स के काम की बात करें तो दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अभी मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अब आप लोग बोलोगे सर ओपन स्टोमेटा कैसा होता है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब हमारे प्लांट्स के पास ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो स्टोमेटा सेल्स होते हैं ये स्वेल होकर जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं, फूल जाते हैं। जब इनके पास एक्सेस वाटर होता है तो ये फूल जाते हैं, और इनके फूलने की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा स्टोमेटा है ये ओपन हो जाता है। और साथ ही साथ आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि स्टोमेटा का जो प्लूरल होता है वो स्टोमा होता है। तो ये आप लोगों को बहुत सारी बुक्स में स्टोमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब हमारा एक्सेस वाटर प्रेजेंट नहीं होता है हमारे प्लांट्स के पास तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारा स्टोमेटा है ये श्रिंक कर जाता है।
तो उस कंडीशन में जो इसका स्ट्रक्चर है, अभी ये जो इतना बड़ा दिख रहा है, तब ये बहुत छोटा सा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट रॉ मटेरियल की बात करते हैं, दैट इज वाटर। तो वाटर जो है हमारे प्लांट्स कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग क्लोरोफिल की बात करें, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि क्लोरोफिल क्या होता है। एक्चुअल में क्लोरोफिल जो होते हैं ये हमारे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। और ये क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम लोग सनलाइट की बात करें, तो सनलाइट प्लांट्स कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सन से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारे जो थे हमारे रॉ मटेरियल्स थे जिनका यूज करके हमारे जो प्लांट्स हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। और इन रॉ मटेरियल्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं पहले से ही क्यूरियस होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस लीफ के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखा। तो जब उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो जिस तरीके से हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक उसी तरीके से जो हमारी लीफ होती है उसमें मिडरिप होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी जो लीफ होती है उसकी जो अपर लेयर होती है उसके ऊपर एक लैमिनेशन टाइप की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको लैमिना और लीफ ब्लेड भी बोला जाता है। अगर हम लोग यहां से देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी वेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो हमारी लीफ है इसके इस वाले स्ट्रक्चर को क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। और उन्होंने जब इसकी इमेज को देखा तो पाया कि जो हमारी लीफ होती है उसके सबसे ऊपर जो है एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोला जाता है? क्यूटिकल बोला जाता है। अब इस क्यूटिकल के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? इस क्यूटिकल के नीचे हमारी अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब आप सभी लोग समझते हो, आप लोगों ने पढ़ा है। एपी मीन्स क्या होता है? आउटर। डर्मिस मीन्स क्या होता है? स्किन। तो ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी अपर एपिडर्मिस कहलाती है। और यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? लोअर एपिडर्मिस। और बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स और एयर स्पेसिस। तो ये दोनों फिगर्स जो थे आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन थे, बहुत ही बेसिक थे, तो मैंने इसको आपको जो है अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। अब हम लोग जो है बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं जब हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को ट्रैप करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्योंकि हमारी जो सनलाइट होती है उसके पास क्या होगी? लाइट एनर्जी होगी। तो प्लांट्स क्या करेंगे? सबसे पहले लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही प्लांट्स के पास लाइट एनर्जी आती है ये इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी के साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस और होती है जिसमें हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहली स्टेप में क्या हुआ? लाइट एनर्जी ट्रैप की गई। दूसरी स्टेप में क्या हुआ? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया और साथ ही साथ हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल था इसको स्प्लिट कर दिया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब अगर हम लोग अपने लास्ट इवेंट की बात करें तो थर्ड इवेंट में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब थर्ड स्टेप में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करता है।
और आप सभी लोगों को पता है कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें या तो हमारे हाइड्रोजन के एटम्स ऐड हो जाएं या फिर हमारे ऑक्सीजन के एटम्स डिलीट हो जाएं, है ना। तो अब हम लोग जो है इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देख करके इस वाले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखिए 6 molecules of CO2 plus 12 molecules of water gives C6H12O6। तो हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट से मतलब है। तो यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, लेकिन अगर हम लोग ग्लूकोज को देखें तो हमारे ग्लूकोज के पास 12 हाइड्रोजन के एटम है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन के एटम ऐड हो रहे हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं अकर होते हैं जब हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। भाई जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। जितनी कम लाइट होगी उतना ही कम फोटोसिंथेसिस होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस। इसी तरीके से अब हम लोग जो है अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारे प्लांट्स डे टाइम में फोटोसिंथेसिस को शो कर पाएंगे। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटोसिंथेसिस के। अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो टेम्परेचर का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अगर टेम्परेचर जो है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है तो ये जो है बेस्ट माना जाता है। अदरवाइज जब इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा जो प्लांट होता है उसकी जो अपर एपिडर्मिस होती है वो डैमेज हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट्स जो है उनकी जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए टेम्परेचर जो है 35 से 40 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। अब हम लोग जो है लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि ये जो वाटर है, वाटर जो होता है एक्चुअल में इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, ये एक तरीके का लिमिटिंग फैक्टर होता है और इसका जो अमाउंट है ये 0.08% अप्रॉक्स होना चाहिए। तो बड़े आसानी से जो है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाती है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जब हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो सेम इसी तरीके से ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो सभी ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ठीक, अब जिस तरीके से हमारे हेट्रोट्रॉप्स जो हैं खाने को इनटेक करते हैं वो क्या कहलाता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉप्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला हमारा क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग जो है एक एक करके जो है इन तीनों टाइप्स को भी समझेंगे। तो ऐसे सभी हेट्रोट्रॉप्स जो अपने फूड को एज इट इज इनटेक करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे सभी हेट्रोट्रॉप्स जो अपने फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनटेक करते हैं वो क्या शो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो दोज हेट्रोट्रॉप्स विच इनटेक द फूड इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म shows holozoic mode of nutrition।
अब ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये भी हमारा 3 टाइप्स का होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो आप सभी लोग पढ़ चुके हो कि हर्बीवोरस क्या करते हैं, ये जनरली प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस क्या करते हैं, ये हमारे मीट और फ्लेश को खाते हैं, ठीक है। और ओमनिवोरस जो होते हैं, ये जनरली हमारे ऐसे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो प्लांट्स और मीट दोनों को इनटेक करते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग जो है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड को टेक करते हैं, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मतलब सड़े गले खाने से अपने फूड को खाते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म हमारे क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जिस तरीके से ये उस फूड को इनटेक करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अगर हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, तो यहां पर आपका फंगाई, यीस्ट और मशरूम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो अंदर रह करके या बाहर रह करके उसी से फूड को खाते हैं या उसी से फूड को लेते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म हमारे क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं या फिर पैरासाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। होस्ट का मतलब क्या होता है, होस्ट का मतलब होता है मेहमान, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जनरली किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो अंदर चले जाते हैं या फिर उसके ऊपर रहते हैं और उसी से फूड को इनटेक करते हैं। जैसे आप लोगों ने जोक का नाम सुना होगा, है ना, लीच। वो क्या करती है, हमारी बॉडी के ऊपर चिपक जाती है और हम ही से खून चूसती है। तो ये क्या कर रही है, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रही है। तो यहाँ पे होस्ट का मतलब क्या हो गया, मेहमान। मीन्स ये आपकी बॉडी में आएंगे मेहमान की तरीके से और आपकी ही बॉडी से खाना लेंगे। तो जिस तरीके से ये फूड को इनटेक करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो यहां पर आपका क्या आता है, कस्क्यूटा आता है और प्लाज्मोडियम आता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के हर एक सैंपल पेपर में यहां से 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा गया है। तो आप लोग जो है इनके नेम को लर्न कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो है प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में बात करी थी। अब हम लोग जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो आपके क्लास 10th के सिलेबस में जो है सिर्फ और सिर्फ अमीबा का ही न्यूट्रिशन है। तो अमीबा के न्यूट्रिशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आपका जो अमीबा है ये क्या होता है, ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी खुद की कोई शेप और साइज नहीं होती है, और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। तो अमीबा को आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि ये अमीबा है हमारा और इसकी कोई खुद की कोई शेप नहीं होती है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब यहां पर हम लोगों को क्या देखना है कि किस तरीके से हमारा जो अमीबा है ये फूड को इनटेक करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंस अमीबा हैज नो माउथ, क्योंकि हमारा जो अमीबा होता है इसका कोई माउथ तो होता नहीं है, तो ये अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या करता है, फूड को क्या कर लेता है, इनटेक कर लेता है। तो यहां पर आप लोग देखिए ये हमारा अमीबा है और इसके पास में क्या आ गया, फूड आ गया। अब जैसे ही इसके पास फूड आएगा तो ये क्या करेगा, सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को ट्रैप करेगा, है ना। तो सूडोपोडिया क्या होते हैं, एक्चुअल में ये हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। आप लोग बोल सकते हो कि ये हमारे अमीबा के क्या होते हैं, पैर होते हैं, जिनकी वजह से क्या करता है, ये फूड को ट्रैप करता है। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में इसके आसपास जो है क्या कर लेता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड कप बोलते हैं।
तो यहां पर आप लोग देखिए कि इंजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड दे फॉर्म्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड कप। तो जैसे ही इसको फूड दिखता है तो ये क्या करता है, सूडोपोडिया की हेल्प से उसके पास जाता है और एक कप लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड कप बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद ये क्या करता है, इसी फूड कप की हेल्प से यहां पर इसको क्या कर लेता है, ये जो फूड होता है इसको इनगल्फ कर लेता है विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल। अब जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको क्या किया जाता है, सिंपलर फूड में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको ब्रेक किया जाता है और इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो हमारा लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड है ये क्या किया जाता है, ये जो है इस न्यूक्लियस के पास जाता है और अमीबा क्या करता है, इसको यूटिलाइज करता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, अपने डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अमीबा क्या करता है, इसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से हमारा जो अमीबा है ये न्यूट्रिशन को शो करता है। अब इसी तरीके से हम लोग पैरामीशियम के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पैरामीशियम होता है इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि आपके सिलेबस में डिटेल नहीं है, फिर भी जितना एनसीईआरटी में गिवन था मैं आपको उतना बता दे रहा हूं कि इसकी जो है डेफिनेट शेप होती है और अमीबा की हमारे डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो मे भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो है फूड को एक स्पेसिफिक स्पॉट से टेक करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अमीबा में क्या था, किसी भी पॉइंट से इंजेक्शन हो जा रहा था, फूड को इनटेक कर ले रहा था अमीबा। लेकिन हमारा जो पैरामीशियम होता है ये स्पेसिफिक स्पॉट से फूड को इनटेक करता है, दैट इज कॉल्ड सीलिया एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल के पेपर में। तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर ली। अब हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजेदार है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। या आप लोग ये बोल सकते हो कि जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास खुद का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिससे वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इस खाने को लेकर के जाता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जैसा कि आपको नाम ही से पता चल रहा है डाइजेस्टिव, तो इनका काम क्या होता है कि ये जो खाना लेकर के जा रही है कैनाल, ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करती हैं। तो यहां से अब हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग हर एक पार्ट को समझेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माउथ की हेल्प से फूड को इंटेक करते हैं, और बकल कैविटी में क्या होता है कि यहां पर टीथ और टंग प्रेजेंट होती है। तो टीथ क्या करता है, हमारे फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो हमारी टंग होती है ये फूड को टेस्ट करती है और इसको मूव कराने में, इसको ओइसोफेगस में मूव कराने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका माउथ है और ये हमारी क्या हो गई, बकल कैविटी। अब हम लोग बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की। यहाँ पर हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो अगर हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। अब सलाइवा क्या करता है, सलाइवा अपने पास एक एंजाइम को रखता है। क्या रखता है, एक एंजाइम को रखता है जिसका नाम क्या होता है, टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो यहां से आप लोग ये भी समझ लीजिए कि एंजाइम क्या होता है। एक्चुअल में एंजाइम हमारे क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटीन होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि सलाइवा के पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो जिसका नाम क्या होता है,
सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, जो क्या करता है, हमारे फूड को ब्रेक करता है। किसमें ब्रेक करता है? स्टार्च से शुगर में। तो यहां से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कहां पे जो है हमारे फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। तो आप लोग बोलोगे कि सलाइवा जो है सबसे पहले जो है हमारे फूड को ब्रेक करता है। किसमें ब्रेक करता है? तो शुगर में ब्रेक करता है। ठीक है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो अब क्या होता है कि हमारा जो फूड है ये ओइसोफेगस की हेल्प से कहां तक पहुंचाया जाता है? स्टमक तक पहुंचाया जाता है। तो ये ओइसोफेगस क्या होता है? ये आपका जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग बोल सकते हो कि एक तरीके का ट्यूब होता है जो हमारे माउथ को स्टमक से क्या करता है? कनेक्ट करता है, और इसकी लेंथ अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये किस तरीके से जो है फूड का मूवमेंट करता है, किस तरीके से ये फूड को मूव कराता है। तो ये जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से ये क्या करता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फूड है ये माउथ से ये यहां से स्टमक तक आ जाता है। अब हम लोग जो है स्टमक की बात कर लेते हैं। तो स्टमक में क्या होता है, जैसे ही हमारा स्टमक जो है फूड को रिसीव करता है, ये इसको क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करा देता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो फूड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये आपका कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो इसका काम क्या होता है कि हमारे फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये क्या करता है? उसको किल कर देता है, और साथ ही साथ हमारे फूड को क्या करता है? सॉफ्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पेप्सिन की, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है इसके पास 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पेप्सिन प्लस क्या होता है? म्यूकस। तो अगर हम लोग पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन क्या करता है? ये हमारे फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये हमारे फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसको एमिनो एसिड्स में क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। तो अब हम लोग जो है बात करते हैं म्यूकस की। तो म्यूकस एक्चुअल में क्या करता है? ये म्यूकस जो है हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम लोग जो है लिवर के बारे में देख लेते हैं। तो लिवर क्या करता है? ये जनरली जो है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम लोग बाइल जूस की बात करें तो आप लोगों ने देखा था कि स्टमक में क्या हो रहा था? स्टमक में हमारा जो फूड था HCl की वजह से क्या हो रहा था? एसिडिक नेचर का हो जा रहा था। तो बाइल जूस क्या करता है? ये हमारे फूड को बेसिक कर देता है। ये क्या करता है? उसको स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का कर देता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बाइल सॉल्ट की बात करें तो आपका जो बाइल सॉल्ट होता है ये क्या करता है? ये हमारे जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो हमारे फैट के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको ब्रेक करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग जो है गॉल ब्लैडर को देख लेते हैं। तो गॉल ब्लैडर आपका क्या करता है? ये जनरली हमारा बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को स्टोर करता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर क्या करता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा पैनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है। तो जनरली जो हमारा पैनक्रियाज होता है ये 2 तरीके के एंजाइम को सेक्रेट करता है। पहला हमारा क्या होता है? ट्राइपेज और ट्रिप्सिन, और सेकेंड वन हमारा क्या होता है? लाइपेज। तो अगर हम लोग ट्राइपेज की बात करें या ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ये हमारे प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग लाइपेज की बात करें तो लाइपेज का काम क्या होता है? ये हमारे फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो जनरली अगर हम लोग देखें तो हमारा प्रोटीन जो है ये किस में ब्रेक होता है?
ये हमारे एमिनो एसिड्स में ब्रेक होता है, और हमारा जो फैट होता है ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक किया जाता है। तो अब यहां से हम लोग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी हमारा फूड होता है उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था, अब ये क्या किया जाएगा, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसको सेल तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये विली प्रेजेंट होते हैं। अब विली क्या होता है, ये एक्चुअल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा लिक्विड फूड होता है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब ये लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा जो फूड है ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अब जब ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तो इसको कहां पे भेजा जाता है, सेल के पास भेजा जाता है। और सेल क्या करता है, सेल जो है इस फूड को क्या करता है, यूटिलाइज करता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो विली है ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा लिक्विड फूड है इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यहां से हर बार जो है आपका एक एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, और वो यही पूछते हैं कि किस तरीके से विली हमारा जो है ये एब्जॉर्प्शन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक, अब यहां से आप लोग देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा फूड था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया था, लेकिन अब जो हमारा रिमेनिंग फूड होता है उसको कहां पे भेजा जाता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों भेजा जाता है, क्योंकि यहां से भी ज्यादा से ज्यादा जो है वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है कि हमारा जो फूड है, जो भी हमारा रिमेनिंग फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहां से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, रेक्टम। तो रेक्टम में क्या होता है, एक्चुअल में रेक्टम क्या करता है कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड होता है इसको ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और एनस क्या करता है, एनस जो है इस अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को क्या कर देता है, हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। ठीक है, इसको एक्सक्रीट कर देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली और हर एक फंक्शन को, हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो पार्ट ए था न्यूट्रिशन, उसको कंप्लीटली समझ लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहां से आप लोग जो है इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर के फुल वीडियोस जो हैं वो भी आपको जो है आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।